फाइन स्टूडेंट, तो क्लास 1 हो चुका है, दिस वन इज योर क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 क्या कर रहे हैं स्टूडेंट हम लोग? वर्ब। तो थोड़ा रिकैप कर देते हैं हम लोग कि वर्ब को कितना भाग में डिवाइड कर सकते हैं। वर्ब इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ब्रॉडली 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब का इंडिकेशन क्या होता है? इट कैन गो फ्रॉम V1 टू V5। सही बात है ना? मेन वर्ब भी हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब। क्या ये? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो अपने अंदर ऑब्जेक्ट को रखे। करेक्ट, ऑब्जेक्ट को रखे। सेकेंड वन इज योर इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? जो अपने अंदर ऑब्जेक्ट को ना रखे। सही बात है? ये हो गया वर्ब, मेन वर्ब, जो V1 से लेके V5 जा सकता है। हाँ, कई ऐसे भी वर्ब होते हैं स्टूडेंट जो ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। तो आने वाले समय में हम लोग देखेंगे इस तरह का वर्ब भी। हाँ, सेकेंड वन देखो, सेकेंड कैटेगरी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भी 2 भाग में डिवाइड हो सकता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब, हाँ, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी फिर 3 भाग में डिवाइड हो सकता है स्टूडेंट। करेक्ट। फर्स्ट वन इज योर टू बी फॉर्म, सेकेंड वन इज योर टू हैव फॉर्म एंड थर्ड वन इज योर टू डू फॉर्म। सही बात है ना? टू डू फॉर्म। आज क्लास में हम लोग यही लेने वाले हैं, टू बी फॉर्म, टू हैव फॉर्म एंड टू डू फॉर्म। कहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाए, समझ गए ना? हाँ, ये सभी क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ या तो मॉडल्स हो सकता है या फिर सेमी मॉडल्स हो सकता है। सेमी मॉडल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल देखो, कैन हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, शुड हो गया, समझे, एसेट्रा। ऑल आर योर सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, हम लोग क्या देखे थे स्टूडेंट? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को सपोर्ट भी कर सकता है। जब वो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है तो उस समय फ्रेजल वर्ब बन जाता है। सही बात है ना? क्या बन जाता है वो? फ्रेजल वर्ब बन जाता है। सॉरी, वर्बल फ्रेज बन जाता है। आई एम सॉरी, वर्बल फ्रेज बन जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्बल फ्रेज इज नॉट इक्वल टू योर फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब तो कुछ और चीज़ है जी। फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है कि मेन वर्ब प्लस पार्टिकल। याद है ना पार्टिकल? पार्टिकल क्या हो सकता है? पार्टिकल क्या क्या हो सकता है? या तो एडवर्ब हो सकता है, या तो प्रीपोजिशन हो सकता है, या दोनों ही हो सकता है। सही बात है ना? हो गया फ्रेजल वर्ब। अब देखो ना, दोनों का जो नोमेनक्लेचर है सिमिलर है, तो कई बार ऊपर नीचे हो जाएगा तुम लोग से भी, समझ रहे हो ना? अच्छा, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब सपोर्ट करता है मेन वर्ब को, तो उस समय क्या बन जाता है? टोटल कॉम्बिनेशन में वर्बल फ्रेज। जैसे आई एम टीचिंग, एम प्लस टीचिंग, ये क्या है? वर्बल फ्रेज है। तो वहाँ एम तो लग रहा है, जो कि टू बी फॉर्म है। समझ गए ना? अब जहाँ तक सवाल है इसका, यानी कि इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी हो सकता है, स्टैंड अलोन, ये अकेले भी खड़ा हो सकता है, या फिर दूसरे को भी सपोर्ट कर सकता है। समझ गए ना? बट इसका क्या है? इसको चाहिए। इसमें अधिकतर जो सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको मेन वर्ब का सहयोग चाहिए। और कुछ ऑक्सिलरी वर्ब है सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब में जिसमें नहीं चाहिए। जैसे नीड हो गया, नीड को नहीं चाहिए होता है, नीड खुद भी स्टैंड कर सकता है। यदि नीड के साथ यदि तुमने मेन वर्ब जोड़ भी दिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बहुत कम ही वर्ब होते हैं जो खुद विथ स्टैंड कर पाते हैं। इसमें क्या कि सभी वर्ड विथ स्टैंड कर पाएंगे। इसको बैसाखी की जरूरत नहीं है। और प्लस मेन वर्ब के साथ भी अटैच हो सकता है। देखते हो कितना डुअल काम कर रहा है, ये डबल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये? तो ये जितने भी देख रहे हो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है।
ग्रामर में। अच्छा, टू बी फॉर्म एग्जाम्पल बताओ तो इससे टू फॉर्म क्या हो सकता है? एम, इज, आर, वाज और हुआ। सही बात है। टू हैव फॉर्म का एग्जाम्पल बताओ तेजी से। हैज, हैव और हैड। हाँ ठीक है, इधर उधर लिख दिए, एक ही बात है। हैज, हैव, हैड। सही बात है ना। टू डू फॉर्म क्या क्या होगा इसमें? डू, डज और डिड। तो इसी का एप्लीकेशन हम लोग देखने वाले हैं आज के क्लास में कि टू बी फॉर्म का किस तरह इस्तेमाल किया जाए, टू हैव फॉर्म का किस तरह इस्तेमाल किया जाए और टू डू फॉर्म का किस तरह इस्तेमाल किया जाएंगे। ये हम लोग देखने वाले हैं एक्सक्लूसिवली क्लास नंबर 2। समझ गए? चलो, अब क्लास नंबर 2 का मतलब वर्ब का क्लास नंबर 2, ये क्लास का क्लास नंबर 2 नहीं। समझ गए? इस क्लास के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारे क्लास हो चुका है अभी तक, वर्ब के हिसाब से देख रहे हैं हम लोग। मिटा देना ये। हाँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है, पिछले क्लास में हम बता दिए थे, बस रिकैप करवा रहे हैं। और बहुत ही ईमानदारी से सेंटेंस बनाओगे। यदि सेंटेंस नहीं बना पाए तो फिर हाथ में नहीं आएगा कुछ भी चीज। यू हैव टू मेक सेंटेंस। तो फर्स्ट वन लिखो, एप्लीकेशंस ऑफ, राइट डाउन, एप्लीकेशंस ऑफ टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इसका एप्लीकेशन हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह इस्तेमाल करना, हाउ टू यूज। तो फर्स्ट लेते हैं हम लोग टू डू फॉर्म, टू डू फॉर्म, सॉरी टू बी फॉर्म। जैसे कि तुम लोग जानते हो कि टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल फिर से यहाँ पे लिख दो, एम, इज, आर, वॉज और वह। इसको क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? वह नहीं पढ़ेंगे, समझे? वह पढ़ेंगे इसको, वह। इतना ही होता है एग्जाम्पल। हाँ चलो, तो हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह का सेंटेंस बनाना चाहिए जब हमें टू बी फॉर्म का लिखना हो। टू बी फॉर्म यदि हमें अप्लाई करना हो तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट प्लस टू बी फॉर्म, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, ये अब वर्ब है, समझे ना, प्लस या तो यहाँ पे नाउन हो सकता है, या तो यहाँ पे प्रोनाउन हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव भी हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, दिस इज स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल देखो, ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, सो सिंपल। क्या हुआ इसका मतलब? क्या है? ये एक लड़का है ना? हुआ यह एक लड़का है। स्ट्रक्चर देखो, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ही के बारे में बात कर रहे हैं। हम जानते हैं नाउन प्रोनाउन दोनों ही सब्जेक्ट हो सकता है। इस देखो टू बी फॉर्म है ना, और बॉय क्या हो गया? नाउन हो गया। तो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है ये ऑक्सिलरी फॉर्म का। जैसे हम बोले आई एम अ टीचर, तो देखो इस स्ट्रक्चर में आ गया ना, आई एम अ टीचर। इस स्ट्रक्चर में आएगा कि नहीं आएगा? टीचर क्या है? नाउन है, समझ गए ना? हाँ, तो ये हो गया आपका जहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे वर्ब यूज़ किया जा रहा है, और जहाँ पे नाउन यूज़ किए जा रहे हैं। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं जहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करें हम लोग, बी, इट इज़ अ यू, हो जाएगा ना, इट इज़ यू, तो तुम हो। थर्ड देखो, अब हमें एडजेक्टिव यूज़ करना है। दिस शर्ट इज ब्लैक, दिस शर्ट इज ब्लैक। व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? दिस शर्ट।
ऑक्सिलरी वर्ब, और ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्या होगा ये? क्वालिटी। क्वालिटी, कलर, कलर जानते हो ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। समझ गए ना? तो यानी कि तीन ही पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस आपका टू बी फॉर्म का ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, या एडजेक्टिव भी हो सकता है। समझ गए ना? अब एग्जांपल लिख दो। हाँ, देखो जैसे हम लोग लिखते हैं ना, सी इज ब्यूटीफुल, देखो इसी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है वो, ये लिख दो। ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? नाउन यहां है और एडजेक्टिव यहां पे है। ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है, नाउन एडजेक्टिव और प्लस नाउन का स्ट्रक्चर, साथ वाला स्ट्रक्चर। ये भी पॉसिबिलिटी है कि नहीं? पॉसिबिलिटी है ना? आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? पॉसिबिलिटी है ना? ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है टू बी फॉर्म का। अब देखो इसमें हम लोग सभी में इज यूज कर रहे हैं, हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं, बाकी ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज कर सकते हैं। जैसे अब देखो, ही वॉज अ प्रोफेसर। प्रोफेसर क्या है? नाउन है ना? नाउन है, वो भी कॉमन नाउन है। यदि इंग्लिश प्रोफेसर कहेंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। समझ गए ना? तो बिल्कुल आप अपने सेंटेंस के हिसाब से बाकी वर्ड को भी यूज कर सकते हो। आई के साथ हमेशा एम लगेगा, ही सी इट के साथ हमेशा इज लगेगा, सही बात है ना? यू के साथ हमेशा आर लगेगा, या जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ आर लगेगा, करेक्ट? हाँ। और वॉज क्या है? पास्ट टेंस के लिए है। वह क्या है? वो भी पास्ट टेंस के लिए है, आई के साथ वॉज लगेगा। बट वह जो है वो यू के साथ आएगा, यू वह, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। समझ में आता नहीं ये चीज क्या बोल रहे हैं? हाँ, नहीं आ रहा है तो बच्चे लोग ये भी लिख लो नोट करके। वॉज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, समझे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। आई के साथ भी आता है, मगर यहाँ पे यू के साथ नहीं आता। यू के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बनता। हालांकि यू भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है, हम जानते हैं। यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। मैं यू के साथ कभी भी वॉज नहीं आ सकता, क्योंकि यू का अपना ही स्टाइल है। यू के साथ हमेशा क्या आएगा? वो आएगा, समझे? हाँ। और वह जो है प्लूरल, नॉर्मली प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है वह। मैं क्या है एक्सेप्शनल कि यू के साथ हमेशा वह ही आएगा। नॉर्मली क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वो आएगा, पास्ट टेंस का बात है तो। समझ गए ना? हाँ। सिंगुलर सब्जेक्ट में आई भी हो सकता है यदि पास्ट टेंस का बात हो, मैं यू नहीं हो सकता, यू के लिए वो आएगा। नॉर्मली प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वो ही आता है। मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शनल है। हाँ, इट हमेशा इस्तेमाल करोगे, जब इट का हमेशा इस्तेमाल करोगे, इट के साथ हमेशा सिंगुलर ही आएगा, सिंगुलर ही वर्ब आएगा। और सिंगुलर वर्ब का तात्पर्य मतलब क्या है कि इज आ सकता है या फिर वॉज आ सकता है। इसको भी नोट डाउन करते जाओगे नीचे, यदि आता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? छोटे छोटे चीज़ है स्टूडेंट, यहीं से तुम्हारा वो परफेक्शन की तरफ जाओगे। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि वर्ब का चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसको अच्छे से कर लिया जाए तो हाथ में सभी कुछ आ जाएगा, और यदि इसमें नेगलेक्ट करोगे तो कुछ नहीं आएगा हाथ में, सब निकल जाएगा। चलो, ये समझ में आ गया ना कि पहला जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस टू बी फॉर्म प्लस नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, या फिर कोलैबोरेशन में भी आ सकता है। कोलैबोरेशन का मतलब क्या? एडजेक्टिव पहले आ सकता है, नाउन भी आ सकता है उसके बाद, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, ये पहला स्ट्रक्चर हो गया, मिटा देना। अब तुम लोग फटाफट 2 सेंटेंस बना लो, 2 सेंटेंस फटाफट बना लो। ये तो बहुत ईजी है, बना ही सकते हो, फटाफट बना लो, आलसी मत करो, फटाफट बना लो।
यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड स्ट्रक्चर WH वर्ड, यानी क्वेश्चन है ये, WH से कोई भी स्टार्ट हो सकता है, सही बात है ना। क्वेश्चन वर्ड है प्लस टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वही इज आर कुछ भी दे सकते हो, अब प्लस सब्जेक्ट, किसके बारे में चर्चा हो रहा है, तो व्हाट इज डैट, डैट ही सब्जेक्ट होगा कुछ। हु इज योर ब्रदर, ब्रदर क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, खोलोगे तो माई ब्रदर इज समथिंग, माई ब्रदर इज देयर, हु इज देयर, माई ब्रदर, तो माई ब्रदर क्या सब्जेक्ट है कि नहीं है। तो जब हम क्वेश्चन भी बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कर रहे होते हैं। हमने इज से लिखा है, तुम लोग वॉज भी लगा सकते हो यहाँ पे, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप आर भी लगा सकते हो। पास्ट टेंस में यदि तुमको प्लूरल चीज़ लिखना है तो तुम वो भी लगा सकते हो, करेक्ट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हो। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है सेंटेंस स्ट्रक्चर का। थर्ड देखो, अब मैं सब्जेक्ट को एस लिखूंगा, समझ गया ना। हाँ, subject plus to be form plus preposition and your it can be your noun and it can be your adjective, और फ्रेज भी डाल सकते हो, फ्रेज भी डाल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही इज इन गुड हेल्थ, सब्जेक्ट प्लस टू बी फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन एडजेक्टिव प्लस फ्रेज, फ्रेज मतलब कि और भी आप लिख सकते हो। ही इज इन गुड हेल्थ, दे आर इन पॉवर्टी ट्रैप, दे आर इन पॉवर्टी ट्रैप, या ट्रैप ऑफ पॉवर्टी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो विद्यार्थी लोग, यहाँ पे हम लोग क्या किए, सब्जेक्ट भी है, टू बी फॉर्म भी है, और एक नया चीज़ लेके आए हम लोग प्रीपोजिशन। बीच में प्रीपोजिशन भी आ सकता है, उसके बाद एज यूजुअल जैसे कि पहले कर रहे थे नाउन एडजेक्टिव अब प्लस फ्रेज। फ्रेज बोलने का मतलब क्या कि आप आगे सेंटेंस में और भी कुछ जोड़ सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। फ्रेज का मतलब वही ना होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक ना सब्जेक्ट हो ना ही वर्ब हो, दैट्स कॉल्ड फ्रेज। तो फ्रेज लिखने का मतलब क्या है कि वो ऑप्शनल है, आप उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, समझ गए ना। जैसे देखो, ही इज़ इन गुड हेल्थ, इसका मतलब क्या हो कि बहुत अच्छे स्वास्थ्य है उसका, अच्छे हेल्थ में है वो, अच्छे हेल्थ मतलब क्या कि फाइन है वो, समझे। एंड दे आर इन पॉवर्टी ट्रैप, वो गरीबी का जो ट्रैप है उसमें फंसा हुआ है। होता है ना, कई लोग जो फार्मर्स होते हैं ना बेचारे लोग, वो पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाते हैं, फिर जनरेशन टू जनरेशन को वक्त लगता है पॉवर्टी ट्रैप से निकलने के लिए, समझा। होता है ये चीज़। जैसे मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट यदि ब्याज ले लिया कोई फार्मर्स ने, तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा उनको पॉवर्टी ट्रैप से निकलने के लिए। आज कंपाउंड इंटरेस्ट जानते हो, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है, वो ब्याज के ऊपर ब्याज जुड़ेगा। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉवर्टी ट्रैप, यानी कि बहुत सारे लोग क्या है पॉवर्टी ट्रैप में फंस गए हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, समझे। गरीबी का जो चंगुल है ना, चंगुल मतलब एक लूप, उसके अंदर फंस गया है, निकल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कर्ज पे कर्ज चल रहा है, इसलिए। तो देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन है कि नहीं है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है कि नहीं है, तो प्रीपोजिशन आगे हो सकता है। लिख लो, एक सेंटेंस खुद ही बना लो स्टूडेंट। फोर्थ, हाँ, सब्जेक्ट प्लस टू बी फॉर्म प्लस एडजेक्टिव या फिर नाउन प्लस टू इन्फिनिटिव,
टू इन्फिनिटी। चलो इसको इट कर देता हूँ, इट प्लस टू बी फॉर्म प्लस एडजेक्टिव नाउन प्लस टू इन्फिनेटिव। अब प्लस यहाँ पे फ्रेज लिख देता हूँ कि और ही पॉसिबिलिटी है आपको उधर लिखने में। फ्रेज एग्जाम्पल समझो, इट इज सो नाइस, इट इज सो नाइस टू, it is so nice to, it is so nice, it is so nice to meet you. Yeah. It is a mistake to ignore, it is a mistake to ignore his advice or suggestion. It is a mistake to ignore his suggestions. देखो विद्यार्थी लोग, नाइस, नाइस क्या होता है? एडजेक्टिव। ही इज अ नाइस गाय, गाय से पहले नाइस आया ना, क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो इसमें क्या है कि इट, इट क्या है? देखो इट या देयर, इट या देयर ये दो ऐसा कह सकते हो वर्ड है स्टार्ट करने के लिए, सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए कह सकते हैं। इट इज अ आई हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इट इज अ यू हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इट जो है इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए कर सकते हैं। सिमिलरली THERE, देयर का प्रयोग भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। देयर का प्रयोग एडवर्ब के रूप में भी हो सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, गो देयर। जब हम गो देयर बोलेंगे तो वहाँ पे गो के बाद देयर लगा है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। हम कहेंगे कि देयर इज ए काउ, देयर इज ए चेयर, तो उस समय हम देयर का इस्तेमाल सेंटेंस को स्टार्ट करने में यूज़ कर रहे हैं। तो देयर का इस्तेमाल बहुत तरीके से हो सकता है विद्यार्थी लोग। इट का इस्तेमाल भी बहुत तरीके से हो सकता है, और एक तरीका क्या है इट का इस्तेमाल करने का कि सेंटेंस को स्टार्ट करना। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लोग किए हैं। और इट हमेशा सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, किसके बारे में चर्चा हो रहा है, या सेंटेंस को स्टार्ट करने का तरीका है वो। समझ गए ये चीज़? हाँ, हम लोग पर्सनल प्रोनाउन जब पढ़ रहे थे तो उसमें इम्पर्सनल प्रोनाउन में बताया गया है आप लोग को कि इट का इस्तेमाल किस किस तरीके से किया जा सकता है। समझ गए ना? उसमें क्या बताए थे कि इट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हो सकता है, इट का प्रयोग एनिमल्स के लिए भी हो सकता है, इट का प्रयोग है ना शिशु के लिए भी, छोटे बच्चे के लिए भी हो सकता है यदि जेंडर क्लियर ना हो। और इट का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इंपॉर्टेंस देने के लिए भी। वेरी गुड, सही बोलो। नाउन या प्रोनाउन को इंपॉर्टेंस देने के लिए भी इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ अ यू हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। याद आया सभी चीज़? बिल्कुल, देखो यही तो लॉजिक है यहाँ पे। इट इज़ सो नाइस टू मीट यू, बहुत ही अच्छी बात है आपसे मिल के, बहुत अच्छा। अब देखो नाइस क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ये सो क्या है? एडवर्ब है, मॉडिफाई कर रहा है इसको। चलो यहाँ पे नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडवर्ब तो कभी भी आ सकता है एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए, जो नहीं कि एवरी टाइम हमें यहाँ लिखने की जरूरत है। समझ आ रहे हो ना? हाँ, इसमें एडजेक्टिव, बट ये देखो मिस्टेक, ये क्या है? नाउन है। मिस्टेक इज नाउन, नाइस इज योर एडजेक्टिव। तो देखो ये स्ट्रक्चर ये फॉलो किया कि नहीं किया? टू इन्फिनिटिव वाला। इट इज सो नाइस टू मीट यू, इट इज़ अ मिस्टेक टू इग्नोर हिज सजेशन, यानी कि ये गलती है कि उसका सजेशन को इग्नोर कर दिए। उसने कुछ भी सजेशन दिया होगा तो हमने इग्नोर कर दिया, इट इज़ मिस्टेक। यदि कहो कि इसमें माई भी लगा सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं। इट इज़ माई मिस्टेक टू इग्नोर हिज सजेशंस। इट इज़ अप टू यू, कैसे लिखना चाहते हो सेंटेंस को। तो समझ रहे हो ना बात को कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमें अनंत पॉसिबिलिटी देता है कि किस तरह हम लोग सेंटेंस बनाए, और अलग अलग स्ट्रक्चर में आप सेंटेंस बना सकते हो। और जो भी स्ट्रक्चर बता रहे हैं ये स्ट्रक्चर बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर सब है, जो कि तुमको हेल्प करेगा सेंटेंस को स्टार्ट करने में, लिखने में सही तरीके से। चलो इसको लिख लो और बना लो। टू इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव मतलब क्या है? टू इग्नोर, टू मीट। और हम जानते हैं ना टू इन्फिनिटिव जो है वो अब वर्ब की तरह रोल प्ले नहीं करेगा, वो दूसरे की तरह रोल प्ले करेगा।
दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह रोल प्ले करेगा। समझ गए? अच्छा, लिख लो इसको। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट तुम लोग को? ये बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करो। यहां पे देखो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे कि इट भी सेंटेंस को स्टार्ट कर सकता है तो देयर भी कर सकता है ना। देखो, तो ये भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है, देयर प्लस टू बी फॉर्म प्लस नाउन प्लस फ्रेज। फ्रेज का मतलब क्या है? कुछ भी आप उसके बाद लिख दो नाउन के बाद। जैसे एग्जांपल, देयर इज ए काउ, वहां पे एक काउ है। इज ऑक्सिलरी वर्ब, ए आर्टिकल, ए किसके लिए आया? काउ के लिए आया, बताने के लिए एक है। यहां पे देखो, देयर आर सेवरल होटल्स इन द टाउन, क्या है? मतलब बहुत सारे होटल्स है इस टाउन में। मैं देयर इस्तेमाल किए सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए, बताने के लिए कि हाँ ऐसा है। तो देख रहे हो होटल से सेवरल क्या है बच्चे लोग? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बिल्कुल, सेवरल मतलब क्या कि आपको पता नहीं कितना नंबर है, एक से अधिक है। और इन द टाउन का मतलब क्या कि बिल्कुल यही चीज को दिखाने के लिए इन द टाउन लिखे हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो उसके बाद। आया समझ में? स्टार्ट किससे हो रहा है? देयर से हो रहा है। इससे पहले स्टार्ट किससे हो रहा था? इट से इस्तेमाल हो रहा था। तो ऑलवेज फ्लेक्सिबिलिटी, सेंटेंस आप इट से इस्तेमाल भी कर सकते हो, देयर से भी इस्तेमाल कर सकते हो। इनफैक्ट दिस इज ए कार, ये भी बोल सकते हो। दिस इज माई फ्रेंड, आप दिस से भी कर सकते हो। समझ गए ना? लिखो इसको तेज से। हाँ, इंट्रोडक्शन के लिए बताए थे ना बच्चे लोग, दिस का प्रयोग हो सकता है। दिस इज माई कार, दैट इज माई चेयर। तो दिस और डैट हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। और जानते हो, दिस इज अ BBC न्यूज, दिस इज अ रेडियो मिर्ची 94.8, बजाते रहो, है ना बच्चे लोग? हाँ, बताए हैं प्रोनाउन के चैप्टर में, अब भूल जाओगे तो हमारा क्या गलती है। हाँ, तो दिस इस्तेमाल हो रहा है। तो कहने का मतलब ये जो पॉसिबिलिटी बताए हैं इट और देयर, तो वहाँ पे लिखो नोट करके, दिस और डैट का भी पॉसिबिलिटी है, लिखो वहाँ पे। तो इस जब दिस का है तो डीज का भी है, THES ही है, और वो दिस के साथ हमेशा आर आएगा। जब डैट का है तो दोस्त का भी है, तो दोस्त के साथ हमेशा आर आएगा। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो कर लोगे ना अपने आप। हाँ, अपने आप कर लेना कि जब इट हो सकता है, देयर हो सकता है, तो दिस भी हो सकता है, दीज भी हो सकता है, डैट भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है। डैट के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा, दोस्त के साथ हमेशा प्लूरल आएगा, दिस के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, दिस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। करेक्ट? याद है ना ये सभी चीज? इसको भी नोट करके लिख लो वहां पे। समझ गए ना? हाँ। तो
तो फटाफट जो 4 तुम लोग नोट करके लिखे हो, फटाफट सेंटेंस बनाओ उसका, खाली लिखने से थोड़ी चलेगा, लिखो सेंटेंस बनाओ 23। अच्छा ये कितना नंबर हुआ देखो तो, हाँ से सब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव प्लस ऑलवेज फ्रेश। अच्छा लिख लो, इसको समझाते हैं थोड़ी देर में। It is so nice working with you. Working with you. हाँ चलो स्टूडेंट, इस पे बात कर लेते हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस टू बी फॉर्म प्लस टू इन्फिनिटी प्लस फ्रेज। दिस हाउस इज टू लेट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये घर किराए में लगाने वाला घर है। टू बोलते ना, टू लेट लिखा रहता है ना, टू लेट करके लिखा है जहाँ पे देना है, तो टॉयलेट नहीं टू लेट, टू रहेगा बीच में गैप रहेगा, LET करके लिख देगा ऐसे करके, समझ। इसका मतलब क्या है, घर किराया पे है, घर किराए पे देने के लिए टू लेट लगा रहता है। इसका मतलब ये घर क्या है, किराए पे। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब और टू लेट। टू लेट मतलब देखो ना, टू इन्फिनिटी, समझ गए ना। हाँ ऑलवेज फ्रेज है, आप फ्रेज ऐड भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, डिपेंड्स ऑन यू। हमेशा फ्रेज का दरवाजा खोल कर रखो ताकि सेंटेंस आप बड़ा कर सको। दूसरा क्या है, ही इज अबाउट टू प्ले, अभी खेला नहीं है, खेलने वाला है, स्टार्ट करने वाला है, खेला ही। ही इज अबाउट टू प्ले, जैसे विराट कोहली अभी बैटिंग करने आया नहीं है, आने वाला है। हाँ बिल्कुल, ही इज अबाउट टू प्ले इन द ग्राउंड, फ्रेज जोड़ दिए। सब्जेक्ट ये अबाउट टू प्ले क्या हो गया आपका, इन्फिनिटिव हो गया, समझ गए ना। ये देखो, इट प्लस टू बी फॉर्म प्लस नाउन एडजेक्टिव प्लस जर्न प्लस फ्रेज। इससे पहले बच्चे लोग हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे टू इन्फिनिटिव था ना, इससे पहले देखो जरा स्ट्रक्चर चेक करो, इससे पहले टू इन्फिनिटिव था, देखो उसी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किए, वही टू इन्फिनिटिव की जगह हम लोग जर्न लिख रहे हैं और कुछ नहीं। इट इज सो नाइस वर्किंग विथ यू, बहुत ही अच्छा आपके साथ चलना, सुने। इट इज सो नाइस टॉकिंग विथ यू, बना सकते हो ऐसे, बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हो ना। हाँ चलो लिख लो इसमें।
मिटा दे ये। हाँ, यहाँ पे देखो, डब्लू को बड़ा कर दो, स्टार्टिंग है इसलिए। देखो स्टूडेंट्स, कई बताए थे ना ये चीज़, इच्छा और आकांक्षा, जहाँ पे एस्पिरेशन ऐसा हो जो कि पूरा हो नहीं सकता है, तो ऐसे केस में बढ़िया सुनना, बढ़िया से कान खोल के सुनना, ऐसे केस में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब WERE वह का यूज़ किया आता है, चाहे सब्जेक्ट किसी भी टाइप का हो, चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे दे हो, चाहे इट हो, कुछ भी हो, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा वो हमेशा क्या होगा, WERE वह। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का, पहले इफ़ को लिखा जाएगा यदि उसका सब्जेक्ट को तुम अपने बारे में बोल रहे हो कि ही के बारे में, सी के बारे में, इट के बारे में, दे के बारे में, उसके बाद हमेशा टू बी फॉर्म वह होगा। और तुम क्या चीज़ करना चाहते हो, बनना क्या चाहते हो, कॉम्प्लीमेंट मतलब आशा क्या है, इच्छा क्या है तुम्हारा, किंग। इसका मतलब क्या है, इफ़ आई व ए किंग, यदि मैं एक किंग होता तो। और इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, वह आई ए किंग, तो ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये पास्ट का बात है, ये प्रेजेंट का ही बात है, मैं ये एस्पिरेशन का बात है जो कि कंप्लीट होने वाला नहीं है। अब तुम लोग बोलोगे क्या हम प्रधानमंत्री होते तो क्या हो जाओगे क्या प्रधानमंत्री, ये तो बस इच्छा है ना, सही बात है ना। इफ आई वर द CM of Bihar, I would eradicate the problems of corruption in the state. यदि हम CM होते तो हम ये करते कि करप्शन वाला जो चीज़ है ख़त्म कर देते स्टेट्स में। होते नहीं ना, मतलब होते माइंड से हो रहे हैं, रियल में तो नहीं होंगे अभी। तो ये आपका इच्छा को दिखाता है जो पूरा नहीं हो सकता अभी फ़िलहाल, समझ गए ना। तो उस समय याद रहेगा तुम लोग को, उस समय कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करोगे, WERE वह को यूज़ करोगे। और इसका मतलब पास्ट का बात नहीं हो रहा है, बात प्रेजेंट का ही है। और एक तो जानते हो चूँकि ऑक्सिलरी वर्ब है, तो जानते हो कि बच्चे लोग जान रहे हो ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होता है ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होता है, मेन वर्ब को सपोर्ट भी कर रहा होता है ये, है ना। हालांकि टेंस के चैप्टर में ज़्यादा समझोगे ये। They were playing cricket. They were playing cricket. Let's say in the ground. आगे लिख दो। वह क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है टू बी फॉर्म का, और ये क्या है बच्चे लोग, मेन वर्ब है ना, उसे सपोर्ट कर रहा है। और ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, क्योंकि टेंस को जो फॉलो करे वो वॉइस को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। तो दिस आर द एब्लिगेशंस, ठीक है। ये यूजेस है कि टू बी फॉर्म किस तरह इस्तेमाल किया जाए, इससे ज़्यादा है, इतना पे काम करो, फर्दर स्टडी करो, अपने आप समझ आ जाएगा। कंप्लीट ना हो गया ना जी। कितना देखे एप्लीकेशन हम लोग, 9 एप्लीकेशन देखे हैं अभी तक, ठीक है। और जो भी फर्दर एप्लीकेशंस होंगे तो इसी को मैनिपुलेट करके एप्लीकेशन सब है, मतलब इसी को आप थोड़ा सा नाउन को रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन से, प्रोनाउन को रिप्लेस कर दिया एडजेक्टिव से, समझे। एडजेक्टिव में थोड़ा एडवर्ब वाला चीज़ एंगल जोड़ दिए ऑलवेज। तो अभी भी इसका सीमा ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया, यू कैन ऐड मोर स्ट्रक्चर ऑल्सो। मैं जो मेन चीज़ है वो हम लिखा दिए हैं तुम लोग को, समझे। इस पर भी काम करोगे तो यूल गेट नॉलेज हाउ टू राइट प्रॉपर सेंटेंस। मिटा दे ये चीज़, बच्चे लोग लिख लो, ये सेल्फ सेंटेंस भी बनाओ तुम लोग।
तो टू बी फर्म कंप्लीट ना, हाँ टू बी फर्म हो गया। अब सेकेंड वन क्या है बताओ, टू हैव फर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, टू हैव फर्म। टू हैव फर्म, अच्छा टू हैव फर्म में बताओ वर्ड क्या क्या है, हैज़ है, हैव है और हैड है। बच्चे लोग जानते हो ना, हैज़ का इस्तेमाल किसके लिए होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ऑलवेज सिंगुलर सब्जेक्ट। और हैव का इस्तेमाल किसके लिए होता है, ऑलवेज प्लूरल सब्जेक्ट, ऑलवेज प्लूरल सब्जेक्ट। बट कुछ ऐड भी हो जाएंगे, ऐड क्या हो जाएगा, आई और यू। आई और यू के लिए भी हैव ही यूज़ करते हैं हम लोग, समझे, आई कोमा प्लस कर दो कोई दिक्कत नहीं। और जो हैड है, हैड का मतलब होता है पास्ट, पास्ट टेंस का बात है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। तो कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एनी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट मतलब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डजेंट मैटर। समझ गया ना ये चीज। तो टू हैव फर्म, चलो नंबर वन जानते हो, पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, याद है ना, पोजेशन के लिए, पोजेशन या फिर ओनरशिप दिखाने के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं इस चीज का। जैसे एग्जांपल देखो, आई हैव ए कार, आई हैव ए कार मतलब मेरे पास एक कार है, पोजीशन हुआ ना, क्योंकि कार मेरा है वो, समझे। नंबर बी देखो, आई हैव गॉट ए कार, ये भी सेम ही मीनिंग है, मेरे पास एक कार है या मेरे पास एक कार मिला है। बात देखी है, आई हैव गॉट ए कार, मुझे एक कार मिला है अब मेरे पास कार है, बोथ आर सेम। तो ये क्या दिखाया आपको, पोजीशन और ओनरशिप दिखाया, ठीक है, लिखते रहो। दूसरा देखते हैं हम लोग, रिलेशनशिप। रिलेशन दिखाने के लिए भी हैज़, हैव, हैड का यूज़ किया जा सकता है, रिलेशनशिप। एग्जाम्पल देखो, आई हैव लेट्स से 5 फ्रेंड्स, तो रिलेशन बताया ना, फ्रेंडशिप है उसके साथ मेरा। आई हैव 2 सिस्टर्स, रिलेशन बताया ना। अब ऐसा नहीं ना कि होना तो ये पोजीशन नहीं हुआ, सिस्टर के ऊपर पोजीशन हो सकता है क्या, ओनरशिप हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। फ्रेंड्स के ऊपर क्या ओनरशिप और पोजीशन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। ये रिलेशन बता रहा। जैसे आई हैव, लेट से आई हैव 10 स्टूडेंट्स, या लेट से आई हैव 100 स्टूडेंट्स, मैंने बोल दिया, तो 100 विद्यार्थी का पोजीशन तो नहीं ना है जी, ओनरशिप तो नहीं है, उसके माता पिता तो कोई और न है, समझ रहे हो ना। तो क्या दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है। तो हैज़, हैव, हैड पोजीशन और ओनरशिप को भी दिखाता है, साथ साथ रिलेशनशिप को भी दिखाता है। ये रिलेशनशिप था, ये पोजीशन नहीं है। आया समझ में, अंतर है दोनों में। पोजीशन मतलब क्या, आपका अपना चीज हुआ वो, और रिलेशन का मतलब क्या कि संबंध, केवल संबंध दिखाया जा रहा है। लिखो इसको तेजी से। कंप्लीट हो गया ना। तुम लोग एग्जाम्पल बनाओ 23। चाहे बात हो टेक का, टेक, रिसीव या एक्सपीरियंस, तो हैज़, हैव, हैड ये भी दिखा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, I have my dinner, I have my dinner, I have my dinner at let's say 9 PM.
आई हैव माई डिनर एट, यानी कि मेरा डिनर कब होगा, 9 PM को होगा, मतलब आई विल टेक माई डिनर एट 9 PM। देखो टेक को ही बता रहा है ना, हैव। आई हैव माई डिनर एट 9 PM, इसका मतलब क्या है? अब पोजीशन के हिसाब से देखोगे, रिलेशनशिप के हिसाब से देखो तो गलत हो जाएगा ना। आई हैव माई डिनर एट 9 मतलब क्या, मैं 9 बजे अपना डिनर करूंगा, समझ गए ना, या 9 बजे मेरा डिनर होता है। ये आपका कंटिन्यूस मतलब जो रोज ही घटना घटता है, जो आपका यूनिवर्सल फैक्ट है, उसी चीज को भी दिखाता है। यानी कि ये जो हैव दिखा रहा है आपको टेक दिखा रहा है, टेक को दिखा रहा है। बी देखो, आई हैड मैसेजेस फ्रॉम माई फ्रेंड्स, यानी कि आई रिसीव्ड मैसेजेस फ्रॉम माई फ्रेंड्स। समझे, आई हैड मैसेजेस फ्रॉम माई फ्रेंड्स यानी कि दोस्त लोग से मेरा मैसेज आया है, यानी कि दोस्त लोगों ने मैसेज भेजा और आई रिसीव्ड। तो देखो ये चीज़ रिसीव को बोला जा रहा है, बात समझे। और ये हैड मतलब क्या, भूतकाल बीता हुआ चीज़ है, बताए ना बच्चे लोग, हैड पास्ट को रिफ्लेक्ट करता है, पास्ट परफेक्ट को। आई हैड no problem, I had no problem in searching your house, I had no problem in searching your, मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं आया तुम्हारे घर को ढूंढने में, in searching your house। अब देखो हैड क्या हुआ, एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं हुआ, इस हिसाब से देखो तो ये एक्सपीरियंस को दिखा रहा है। बात समझे, तो हैज हैव हैड का प्रयोग है बहुत सारे जगह पे, और इस तरह प्रयोग हो रहा होता है। यदि मैं टेंस का बात करूं तो टेंस में जानते हो बहुत जगह यूज है इसका, परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में तो यूज ही यूज है इसका। नहीं, यदि मैं बात कर दूं यहाँ पे टेंस का, बच्चे लोग तो बस हम लिख देते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस तो जानते हो कि तीनों टाइप का हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। अभी समझ में नहीं आ रहा है टेंस तो कोई बात नहीं, भर के बाद हम लोग टेंस ही पढ़ने जा रहे हैं, उसमें और समझोगे अच्छे से। बात समझ में आ रहा है ना, तो वहां पे भी हैज हैव हैड का यूज है परफेक्ट टेंस। जैसे एग्जांपल देखो, आई हैव रिटन ए पोएम, मैं पोएम लिख चुका हूं, देख रहे हो ना, और हमेशा भी ट्री, परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या आता है, भी ट्री आता है। देखो उसके साथ भी हैव आया। अभी जो जस्ट पास्ट में कोई हुआ है उसके, बट वो बहुत ही क्लोज है प्रेजेंट से, तो उसको प्रेजेंट टेंस ही माना जाता है। ऐसे प्रेजेंटेशन क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वो हैव यूज कर रहा है ना, वहाँ पे हैव प्रयोग कर रहा है ना, मतलब हैव का यूजेस है ना वहाँ पे। तो ये तो हम लोग अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात किए, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का ही बात कर सकते हो, आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही बात कर सकते हो, डिपेंड करता है, बना सकते हो ना सेंटेंस इसके बाद। फिफ्थ वन, पास्ट एक्सपीरियंस के लिए बोल सकते हो। एग्जाम्पल देखो, आई हैड बीन ए प्रोफेसर, यानी कि मैं प्रोफेसर रह चुका हूं। अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं तो खुद टीचर हूं। आई हैड बीन ए प्रोफेसर मतलब मैं प्रोफेसर रह चुका। ए बी देखो, आई हैव बीन टू द यूएसए, मैं यूएसए गया हूं स्टूडेंट। इसका मतलब ये होता है रियल में नहीं गया हूं, बता रहा हूं, समझ गए ना। आई हैव बीन टू द यूएसए, मैं यूएसए गया हूं एज पर द सेंटेंस। हमारे जैसे लोग है ना, इंडिया ही पूरा घूम ले, वही बड़ी बात था। इंडिया कितना बड़ा है कि नहीं बताओ, तो पूरा इंडिया ही घूम लेंगे तो बोल देंगे झूठों का कि पूरा दुनिया घूमे हैं।
अब बोलने में क्या दिक्कत है? क्योंकि वर्ल्ड का सब फीचर इंडिया में है ही। तुम जाओ हिमालयस में, तुम चढ़ जाओ कहीं पे भी, फ़ोटो खिंचा लो, लिख दो स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड का फ़ोटो ही है, लोग मान जाएंगे, अंतर नहीं है ज़्यादा। इनफैक्ट हमारे जो दोस्त लोग थे ना, वही करते थे। जब शुरू में फेसबुक आया था, समझ रहे हो ना, जब शुरू में फेसबुक आया था बच्चे लोग, मैं बता रहा हूँ 2010, 9, 10, 11 का, हमारे दोस्त लोग क्या करते थे, हिमालय में चढ़ जाते थे, खूब फ़ोटो खिंचाते थे और लिख देते थे कि स्विट्ज़रलैंड में भी बिजी है। और अगला वाला का रिस्पॉन्स भी आ रहा है, कब गया तुम, कैसे वीज़ा लिया, बताया नहीं हमको, हमको भी जाना था। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में सभी चीज़ है। भारत में हिमालयस है, भारत में आइलैंड है, भारत में डेजर्ट भी है। डेजर्ट एक अनोखा चीज़ है ना, वो भी भारत में है। भारत में प्लेट्यू भी है, भारत में प्लेन भी है, क्या नहीं है भारत में? डेंस फॉरेस्ट भी है भारत में। तो हर एक चीज़ ही तुमको भारत जैसा महान देश में मिलेगा। इसलिए बहुत ही फॉर्चुनेट हो स्टूडेंट कि भारत में पैदा लिए हो। सब चीज़, बस ये कि थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना। अब बैठे बैठे तो अब ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ने समझ में तो आ ही जाएगा, मैं यदि देखोगे, जाओगे, घूमोगे तो पता चलेगा कि देश बहुत विशाल है, देश और लोग भी बहुत अलग अलग टाइप के हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इस देश में। नॉर्थ ईस्ट जाओगे तो बहुत अलग टाइप के लोग मिलेंगे, साउथ इंडिया जाओगे तो बहुत अलग टाइप के लोग मिलेंगे, हिमालय जाओगे तो बहुत अलग टाइप के लोग मिलेंगे। तो है ना, पास्ट एक्सपीरियंस, समझ गए ना। सिक्स्थ वन देखो। अच्छा बच्चे लोग, ये टेंस का कर लिए ना, टेंस का क्या है, चलो ठीक है, वो हो गया, कवर हो गया। अच्छा, ये मैं ज़रूर लिखाना चाहूँगा तुम लोग को, ये मैंने पहले भी बताया था कि इसके बारे में ज़रूर चर्चा करूँगा। कॉजेटिव वर्ब, दिमाग खोल के सुनना ये बढ़िया से। कॉजेटिव वर्ब के रूप में भी यूज़ हो सकता है, हैज़, हैव, हैड। क्या होता है कॉजेटिव वर्ब का मतलब? देखो अच्छा मत लिखो, ये सुनने वाला चीज़ है, नया चीज़ है तुम लोग के लिए। कॉजेटिव वर्ब देखो, बच्चे लोग नॉर्मली सब्जेक्ट काम करता है ना, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, डूअर ना। सब्जेक्ट कैसे पहचान सकते हो? जो डूअर हो, जो कार्य कर रहा, हु और व्हाट से, सही बात है ना। नॉर्मली सेंटेंस में जो कार्य करता है वो डूअर है, यानी कि सब्जेक्ट ही काम करता है नॉर्मली। मगर कॉजेटिव वर्ब का मतलब है कि सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है और सब्जेक्ट को दूसरा कोई काम करके दे रहा है, यानी कि सब्जेक्ट चुपचाप बैठा हुआ, उसका काम दूसरा कोई कर रहा है। तो वो जो वर्ब है, जो वर्ब करवा रहा है दूसरे से काम सब्जेक्ट के लिए, ऐसा वर्ब को कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉजेटिव वर्ब। और उसके लिए भी हैज़, हैव, हैड आगे है, यानी कि हैज़, हैव, हैड का प्रयोग करके बना सकते हैं इस तरह का सेंटेंस भी। एग्जाम्पल समझो। I have this thesis written by somebody. मैं बताऊंगा, लिखते चलो। I have this house built. I have this thesis written by somebody. यानी कि मेरा थेसिस है, मगर क्या किया, दूसरे को नहीं लिखा है। जैसे एग्जाम्पल देखो, देखो स्टूडेंट, आई हैव दिस थेसिस रिटन बाय समबडी, यानी कि ये जो थेसिस है आई ने नहीं लिखा है, बाकी लोग करके दिखाया है।
दूसरा कोई ने लिखा है। आई हैव दिस थेसिस, यानी कि जो भी थेसिस मतलब समझते हो, जैसे प्रोजेक्ट जो होता है किसी भी टॉपिक पे, जो पीएचडी वाले लोग थेसिस बनाते हैं ना, कार्य कर रहे होते हैं, यानी कि ये जो थेसिस है मेरे पास जो भी है ये मेरा नहीं है, किसी ने करके दिया है, रिटन बाय समबॉडी, किसी ने लिख के दिया है। आई हैव दिस हाउस बिल्ट, यानी कि ये जो भी घर है मैंने नहीं बनाया है, किसी ने बना के दिया मुझे। तो आई काम नहीं कर रहा है, ना ही इस पे काम कर रहा है, नहीं इस पे काम कर रहा है। आई हैव दिस बुक पब्लिश्ड, यानी कि ये जो बुक है मेरा वो पब्लिश करके किसी ने दिया है। पब्लिश मतलब क्या, छपा के प्रिंट करके दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, हैव ये जो आया है देख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, जहाँ पे सब्जेक्ट को कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट का जो कार्य है वो दूसरा कोई करके दे रहा है, समबडी दे रहा है, यहाँ पे भी कोई दे रहा है, ये लिखा नहीं गया कोई दे रहा है, यहाँ पे भी कोई दूसरा कोई पब्लिश करके दे रहा है। आया थोड़ा बहुत समझ में? हाँ, आने वाले समय में डोंट वरी, इस पर और फोकस करेंगे हम लोग। अभी फिलहाल के लिए लिख लो, इस पर और फोकस करेंगे हम लोग, अलग से भी इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, अभी लिख के चल लो कि इसमें क्या है कि सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता, सब्जेक्ट नॉट वर्क, ऐसे लिख दो। सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, सब्जेक्ट के बिहाफ में दूसरा कोई काम करके देता है। जैसे यहाँ पे देखो समबॉडी दे रहा था, यहाँ पे कोई होगा, यहाँ पे भी कोई है। समझ गए ना स्टूडेंट? कंप्लीट हो गया ना ये चीज़? इसका मतलब पॉजिटिव वर्ब मतलब ऐसा वर्ब जहाँ पे सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट के लिए दूसरा कोई कार्य करके दे रहा है। दिस टाइप ऑफ वर्ब इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्ब। और हैज़, हैव, हैड भी बिल्कुल पॉजिटिव वर्ब की तरह रोल प्ले कर सकता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा है, कोई बात नहीं है, हम लोग बाद में इसको सेपरेटली भी देखने जा रहे हैं, क्योंकि आएगा, बाद में भी आएगा ये चीज़, उस समय और समझेंगे चीज़ों को। मैं जितना एप्लीकेशन है उतना समझते हैं। चलो ये हो गया ना, हैव पॉजिटिव वर्ब हो गया। चलो कितना हुआ एप्लीकेशन? हाँ 6। और एक लिख लो सिंपल वाला, पार्ट्स। पार्ट्स दिखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे देखो, हाँ, ह्यूमन बीइंग हैज 2 legs। ह्यूमन बीइंग के पास कितना लेग होता है? 2 लेग होता है ना, नेचुरल पार्ट्स। बी देखो, दिस चेयर हैज 3 लेग। हाँ चलो 3 तो नहीं होगा, फिर ऑटो बन जाएगा वो, है ना? देखे होता है। दिस चेयर हैज 4 legs। 2 लिख दिए। 2 जान रहे हो ना, डिसबैलेंस हो जाएगा ना। खटिया कितना लेग होता है? हाँ, खटिया ऑलवेज अट्रैक्ट। खटिया कितना मस्त होता है, नहीं? कैसे होता है खटिया, कैसे बनता है? इस तरह कुछ नहीं, ऐसे होता है। एक छुप गया है उधर, देंगे डोंट वरी। ये भी है ना, नारियल का वो लगा देते हैं थोड़ा। सो जाओ, छोगे तो फिर ये ढीला पड़ जाएगा। मैं जो भी हो ये जो है ये चीज़ ना बहुत अनोखा है, ये इंडिया का इनोवेशन है। ये खटिया इंडिया का बहुत सुंदर इनोवेशन है, सोने में एक अलग ही आनंद है खटिया को। अब तो शायद खुलने उलने वाला भी आता होगा खटिया, कम्पैक्ट कर लो। पलंग से ज़्यादा खटिया ही अच्छा लगता है। चलो एनीवे, पलंग बल्कि होता है ना, बेड बहुत बल्कि होता है, और ये जो है बहुत ही वो है, मतलब पोर्टेबल है, आप इधर उधर कर सकते हो इसको। ये ख़त्म हो गया, समझे ना? हैज़, हैव, हैड किस तरह इस्तेमाल हो सकता है, तो समझ गए। टेंस देख लिया ना, टेंस में कैसे इस्तेमाल होता है। चलो अब लास्ट बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं।
टू हैव फॉर्म कंप्लीट हो गया, टू डू फॉर्म, टू डू फॉर्म। अच्छा बच्चे लोग टू डू फॉर्म में जानते हो ना क्या क्या इस्तेमाल होता है? डू, डज और डिड नहीं। अब देखो डू किसके लिए इस्तेमाल होता है? या तो आई के लिए इस्तेमाल होगा, या तो यू के लिए इस्तेमाल होगा, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अच्छे से लिखो इस चीज़ को। डज किसके लिए इस्तेमाल होगा? ऑलवेज सिंगुलर सब्जेक्ट, ऑलवेज सिंगुलर सब्जेक्ट, मगर आई और यू के लिए नहीं, क्योंकि आई और यू के लिए हमेशा डू यूज़ होगा। और डिड जो है वो पास्ट का चीज़ है, पास्ट का चीज़ है। अब कोई भी सब्जेक्ट के लिए हो सकता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, किसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है डिड। समझ गए ना? हाँ, एग्जाम्पल समझो। डू का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे मान लो, हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है, जैसे मान लो कि डू यू गो बाय कार, डू यू गो बाय ए कार, क्या आप कार से जाते हो? लेट से किसी ने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर, आपको लंबा आंसर नहीं देना है, आपने बता दिया यस आई डू, यस आई डू। इसका मतलब क्या है कि ये टोटल आप बोलना चाह रहे हो कि यस आई गो बाय ए कार। तो देखो इतना जो चीज को रिप्लेस कर दिया ना डू ने, ये भी तो बहुत बड़ा काम है डू का। समझ पा रहे हो ना? ये भी बहुत बड़ा कार्य है डू का। और देखो डू हो, ये फर्स्ट एप्लीकेशन में क्वेश्चंस का आंसर देना। डू क्या करेगा? बहुत सारी चीज को सॉर्ट कर देगा। ये फर्स्ट यानी क्वेश्चन से रिलेटेड लिख लो, क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए है ये नंबर 1, शॉर्ट आंसर देने के लिए। हाँ, इसको लिख लो, शॉर्ट आंसर देने के लिए। नंबर 2 लिखो, डू हो या डज हो, ये पोलाइटनेस के लिए भी यूज़ किया आता है। पोलाइटनेस समझते हो? विनम्रता के लिए भी यूज़ किया आता है। जैसे एग्जांपल देखो, आई डू गो देयर, आई डू गो देयर, नहीं कि मैं वहाँ जाता हूँ। मैं आई गो देयर, आई डू गो देयर। यदि आप लिखते हो आई गो देयर, तो ये भी सेंटेंस गलत नहीं है, मैं वहाँ जाता हूँ। आई डू गो देयर, ये भी सेंटेंस ठीक है, ये भी सेंटेंस ठीक है। मैं दोनों में क्या अंतर है कि ज़्यादा पोलाइट है। क्या है बच्चे लोग? ज़्यादा पोलाइट है। इसमें विनम्रता है, इसमें पोलाइटनेस है, इसमें पोलाइटनेस नहीं है। समझ गए ना? हाँ। और डिड तो जानते हो पास के लिए लगता है, तो इसमें एग्जांपल आप समझ जाओ। हाँ, ही डिड टेक मेडिसिन रेगुलरली। अब वो क्या खास बात है स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा? ही डिड टेक मेडिसिन रेगुलरली, मतलब वो रोज मेडिसिन लेती थी। डिड हो गया, डिड मतलब पास्ट टेंस हो गया। अब देखो इसी चीज को हम लोग जब डिड प्लस टेक का कंबाइन कर देंगे तो टुक हो जाएगा। ही टुक मेडिसिन रेगुलरली, वो मेडिसिन क्या रेगुलरली लेती थी। तो देखो हमेशा याद रखना बच्चे लोग, डिड प्लस V1 करोगे, डिड प्लस V1 करोगे तो ऑटोमेटिकली V2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब डिड प्लस गो करोगे तो ऑटोमेटिकली ये वेंट बन गया। बात समझे? ये तरीका है। देखो डिड टेक है ना, ये दोनों को रिप्लेस करके टुक लिख सकते हैं यहाँ पे। समझ गए ना? तो ये भी डिड के पास क्षमता है। और डिड आया तो समझ जाओ कि पास्ट का ही बात है वो, यानी कि पास्ट में वो मेडिसिन रेगुलरली लेती थी। कहने का मतलब ये है। रेगुलरली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। और यहाँ पे क्या किसका बना है? टेक का बना है। टेक का वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि मेडिसिन क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। समझ गए ना? मेडिसिन क्या है? टेक का ऑब्जेक्ट है। अब वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। और इसमें मैनर का बात है, इसलिए एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। समझ गए ना? तो डू, डज, डिड का प्रयोग ये है। हाँ, अब देखो जैसे कि एग्जांपल इसी में देखो, चलो पहले इसको लिख लो, तेजी से लिख लो इसको। आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं इसको, बस एक लाइन बचा हुआ है।
मिटा देना ये। हाँ, अब इसमें देखो स्टूडेंट, लेट से एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा ना कि पोलाइटनेस के लिए यूज होगा ये। जैसे देखो, डू राइट टू मी, यानी कि मेरे लिए लिखो। डू राइट टू मी यानी कि मुझको लिखो। राइट टू मतलब क्या? राइट टू मी, लिखो कुछ, राइट करो। राइट मतलब क्या होता है? लिखना, है ना। डू राइट टू मी, इसका मतलब क्या? कुछ लिखो मेरे लिए। तो बच्चे लोग, डू इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है? पोलाइटनेस है कि मेरे लिए लिखो। जैसे मैंने कहा कि यू डू वन थिंग, तुम आए हमारे पास बोलने के लिए कि सर थोड़ा कन्फ्यूजन है, जो भी कुछ भी क्वेश्चन लेके आए, तो मैंने क्या बोला? यू डू वन थिंग, तुम एक चीज करो। डू के बाद मैं वन थिंग लिख रहा हूं ना, आई एम गिविंग यू सजेशन इन अ पोलाइट वे। जब देखो बच्चे लोग बात समझो, जब डू आ रहा और डू के साथ मेन वर्ब भी अटैच है, मेन वर्ब भी अटैच है। जैसे देखो यहां पे क्या हुआ, जैसे यहां पे क्या हुआ, इसका मतलब इट इज अ गिविंग यू पोलाइटनेस, ये आपको पोलाइट तरीके से बोलना चाह रहा है। इसी तरह देखो डू है ना, यहाँ पे डू के साथ भी वन है ना, इसका मतलब हो कि ये पोलाइटनेस दे रहा है आपको। डू राइट टू मी मतलब मुझे लिखा करो, मतलब मुझे लिख के दिखाया करो या लिख के भेजा करो। समझ गए बात को ना? हाँ, मिटा दे नीचे वाला चीज। चलो कंप्लीट हो गया। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट, कंप्लीट।